हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। संसद के प्रत्येक सदन द्वारा सामूहिक रूप से एवं उसके सदस्यों द्वारा व्यक्तिगत रूप से उपभोग किए जाने वाले प्रमुख विशेषाधिकार की सूचीबद्ध कीजिए। कौन कौन से विशेषाधिकार हैं और उन विशेषाधिकारों का क्या महत्व है। इन्यूमरेट इम्पोर्टेंट प्रिविलेज enjoyed by each house of parliament collectively। सामूहिक विशेषाधिकार एंड इट्स मेंबर्स इंडिविजुअली आल्सो डिस्कस देयर सिग्निफिकेंस। मतलब संविधान में जो सदस्य हैं उनको और सामूहिक रूप से जो सदन को कुछ विशेषाधिकार दिए हुए हैं, इनको कहते हैं विशेषाधिकार। इसके बारे में हमारा हमारा की पॉइंट यही है। विशेषाधिकार ये दो तरह से है। सामूहिक विशेषाधिकार जो पूरे सदन को प्राप्त है, और व्यक्तिगत विशेषाधिकार जो इंडिविजुअल रूप से प्राप्त है। इन विशेषाधिकार को देने के क्या फ़ायदे हैं और इसके ऊपर हमने डिस्कस करना है। जिस प्रकार हम अगर देखें सामान्य तौर पर संविधान में अनुच्छेद 105 में संसद के सदन को और 194 में राज्य विधानमंडल के सदन को विशेषाधिकार प्राप्त हैं। इसको हम पढ़ते हैं थ्योरेटिकली। संसदीय विशेषाधिकार संसद के प्रत्येक सदन को सामूहिक रूप से और उसके प्रत्येक सदस्य को व्यक्तिगत रूप से प्रदत्त अधिकार होते हैं। कुछ छूट होती हैं, उनका एक समूह है होता है। उन विशेषाधिकारों के बिना वे अपने कृत्यों को, अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से निर्वहन करने में सक्षम नहीं हो पाते। साथ ही ये विशेषाधिकार अन्य निकायों या व्यक्तियों का प्राप्त अधिकार पर अधिरोहित होते हैं। अर्थात जो व्यक्तियों को अधिकार प्राप्त हैं, मौलिक अधिकार, उनके ऊपर भी स्थापित किए गए हैं। अर्थात अगर व्यक्तियों का मौलिक अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, लेकिन जो विशेष अधिकार है संसद के और सदन के, वो व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों के ऊपर होते हैं। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 105 में संसद को संसदीय विशेष अधिकार को संहिताबद्ध करने का अधिकार प्रदान करता है। अभी तक इस प्रकार का कोई कानून पारित नहीं किया गया, और संविधान के लागू होने के पूर्व से सदन और सदस्यों और इसकी समितियों को उपलब्ध ये विशेष अधिकारों का अनुपालन वर्तमान में भी किया जा रहा है। अर्थात क्या कह सकते हैं, ऐसा कोई कानून नहीं है जो संसद को विधानिक संरक्षण प्रदान करता हो विशेष अधिकारों को लिए। पहला हमारा क्या है, सामूहिक विशेष अधिकार। अर्थात जो पूरा सदन है उसके सदस्यों को सामूहिक रूप से कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हैं। जैसे इसे अपने वाद विवाद को प्रकाशित करने, अन्यों के द्वारा इन्हें प्रकाशित करने की अनुमति न देने का अधिकार एक सामूहिक अधिकार है। अर्थात इन्हें प्रकाशित करना मतलब सदन है अपने जो वाद विवाद चर्चा को प्रकाशित करने की अनुमति भी दे सकती है और इसके लिए मना भी कर सकती है। संसदीय कार्यवाही में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश को वर्जित करना। जो संसदीय कार्यवाही है, अगर कोई संसद की कार्रवाई चल रही है, उसमें बाहरी व्यक्ति को आने से रोका जा सकता है। सदन के आंतरिक मामलों को विनियमित करने और संसद के अंदर उत्पन्न होने वाले मामलों का समाधान करने का अधिकार। अर्थात जो संसद के मामले हैं उसको विनियमित करने साथ साथ क्या होता है कि जो संसद के अंदर जो मामले आते हैं उनका समाधान करने, जो समस्या आती है उनका समाधान करने। और इसी प्रकार संसद अपनी कार्यवाही के संचालन और कार्यों के प्रबंधन और उन मामलों के निर्णय हेतु नियम बना सकती है। मतलब अपने कार्य संचालन के लिए भी कोई भी नियम बना सकती है। संसद के परिसर में पीठासीन अधिकारी की अनुमति के बिना कोई व्यक्ति बंदी नहीं बनाया जा सकता। अगर कोई सदन का सदस्य है, उसको जो पीठासीन अधिकारी है, अध्यक्ष है, उसकी अनुमति के बगैर उसको बंदी नहीं बनाया जा सकता। न ही कोई कानूनी कार्रवाई जैसे सिविल आपराधिक कार्रवाई की जा सकती। इस कार्रवाई के लिए किसकी अनुमति चाहिए? सदन के पीठासीन अधिकारी की। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, न्यायालय को किसी सदन या उसकी समितियों की कार्यवाही में पूछताछ करने के लिए निषेध किया जाता है। न्यायालयों को
किसी सदन या उसकी समिति की कार्रवाई में पूछताछ करने के लिए निषिद्ध किया जाता है। अगर सदन कोई कार्रवाई करता है या कोई उसकी समिति जैसे लोक लेखा समिति का कार्रवाई करती है तो न्यायालय उनसे प्रश्न नहीं पूछ सकता, ऐसा प्रावधान सदन कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, सदन को अपने किसी सदस्य की गिरफ्तारी, निरोध, दोष सिद्धि, कारावास और मुक्ति संबंधी तत्कालीन सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। अर्थात अगर किसी भी सदन सदस्य को गिरफ्तार किया जाता है तो सदन उसके कारण पूछ सकती है, क्या किस कारण सूचना प्राप्त कर सकती है, यह उसको अधिकार है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, यह सदस्यों के साथ साथ बाहरी लोगों को भी इसके विशेषाधिकार के हनन और सदन की अवमानना करने पर भर्त्सना न कर सकती है, चेतावनी दे सकती है और कारावास द्वारा दंडित कर सकती है। और सदस्यों के मामले में अगर कोई सदस्य सदन की अवमानना करता है, उसकी आदेशों का उल्लंघन करता है, तो सदन उसको बर्खास्त व निष्कासन भी कर सकती है। अब पढ़े हम सदस्यों के व्यक्तिगत विशेषाधिकार क्या हैं, जो सदन के प्रत्येक सदस्यों को इंडिविजुअल प्राप्त होते हैं। पहला है, उनको सदन में, संसद में, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, उसको वाक की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, संसद के सदस्यों को संसद के सत्र के दौरान, कार्यवाही प्रारंभ होने के 40 दिन पूर्व तक और कार्यवाही समाप्त होने के 40 दिन बाद तक सिविल मामलों में गिरफ्तारी से संरक्षण प्राप्त है। अर्थात सिविल मामलों में, न कि आपराधिक मामलों में। जैसे अगर वह किसी की हत्या कर देता है तो उसको गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन अगर मामला सिविल है तो उसको सदन सत्र चल रहा हो उसके दौरान, और सदन सत्र चलने से 40 दिन पहले तक और सदन सत्र समाप्त होने के 40 दिन बाद तक इसे सिविल मामलों में गिरफ्तारी से संरक्षण प्राप्त है। उन्हें संसद सत्र के दौरान किसी न्यायालय में लंबित मामले में साक्ष्य प्रस्तुत करने से इनकार करने और साक्षी बनाने से स्वतंत्रता प्राप्त है। अगर संसद में सत्र चला हुआ है तो न्यायालय उसको गवाह बनाने नहीं, न्यायालय किसी भी मामले में साक्ष्य गवाह प्रस्तुत करने से इनकार करने और साक्षी बनने से मना करने का अधिकार प्रदान करता है। हम अगर पढ़ेंगे कि जो ये विशेषाधिकार दिए हुए हैं सदन को और संसद या सदन के सदस्यों को, उसके क्या महत्व हैं। ये सदस्यों को सदन में बिना किसी भय के स्वेच्छा से अपने विचार प्रस्तुत करने, अपने दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करके स्वतंत्र व निष्पक्ष चर्चा को सक्षम बनाता है। ये चर्चा को अनुचित तरीकों से प्रस्तुत करने और कार्यवाही के समय से पूर्व प्रकाशन को रोकता है। ये चर्चा को अनुचित तरीकों से प्रस्तुत करने, अगर कोई चर्चा है उसको अनुचित तरीकों से प्रस्तुत किया जा रहा है तो सदन उसको रोक सकता है, अर्थात कार्यवाही के जो अनुचित प्रकाशन है उसको भी रोक सकता है। नेक्स्ट हमारा, सदन के भीतर कहे या दिए गए किसी वक्तव्य के संबंध में विधिक न्यायालय में जो वो अधिकार प्राप्त है अनुमति का, वो आंतरिक स्वायत्तता के रूप में होती है। अर्थात कोई सदन का सदस्य जो सदन के अंदर कोई बयान देता है तो उसको न्यायालय की कार्रवाई से प्रति छूट प्रदान की गई है। इससे क्या होता है, उसको एक आंतरिक स्वायत्तता मिलती है, वह अपनी बात को निर्भीक तौर पर कह सकता है। नेक्स्ट हमारा, ये सदस्यों के संसदीय कर्तव्यों, गिरफ्तारी से अनुमुक्ति प्रदान करके के अनुपालन को बाधित होने से रोकता है। नेक्स्ट हमारा, ये सुनिश्चित करते हैं कि सदन में एक सदस्य की उपस्थिति को किसी मामले में उसके साक्षी बनने जैसे अन्य सभी दायित्वों पर वीरता प्रदान की जाएगी। अर्थात सदन में उपस्थित होना सबसे बड़ा दायित्व है, क्योंकि सदन ही कानून निर्माण की एक ऐसी संस्था है जिसके द्वारा ही देश का संचालन होता है। नेक्स्ट क्या कह सकते हैं हम, इस प्रकार विशेषाधिकार दोनों सदनों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, क्योंकि ये सदस्यों के अधिकार, गरिमा और सम्मान को बनाए रखते हैं और संसदीय सदस्यों के लिए उनके संसदीय उत्तरदायित्वों के निर्वहन में सहायक होते हैं। अगर हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भारत के संविधान में यथा उल्लिखित वित्त आयोग की संरचना, भारत के संविधान में जो वित्त आयोग की संरचना क्या है और उसके कार्य का विवरण देना है। हम इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे, गिव एन अकाउंट ऑफ द कंपोजिशन एंड फंक्शंस ऑफ द फाइनेंस कमीशन एज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया।
अगर हम वित्त आयोग के कुछ प्रावधान है जिस प्रकार अनुच्छेद 280 में इसका प्रावधान किया हुआ है, तो इससे हम इंट्रोडक्शन बना सकते हैं। सेकंड पार्ट बॉडी में हम वित्त आयोग की संरचना और बॉडी के सेकंड पार्ट में हम कार्य का विवरण कर सकते हैं और निष्कर्ष भी हम 20 या 30 शब्दों में लिख सकते हैं। जैसे देखते हैं हम, वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय का अर्थ है कि जो वही निकाय संवैधानिक निकाय होता है जिसका वर्णन, जिसके प्रावधान संविधान के किसी अनुच्छेद में है। जिस प्रकार वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, क्यों, जिसका गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत प्रत्येक 5 वर्ष पर या उससे पहले जब भी राष्ट्रपति को सही लगता है किया जाता है। इसे भारत के संघीय व्यवहार में ऊर्ध्वाधर ऐसे राज्य, स्टेट, स्थानीय निकाय, इस तरह से जो ऊर्ध्वाधर संघीय ढांचा है उसको बनाए रखता है। और अक्षितिज असंतुलन को समाप्त करना, मतलब राज्यों के बीच में जो भी वित्त बंटवारा है उसको, असंतुलन को समाप्त करने हेतु केंद्र से राज्यों के संसाधन के हस्तांतरण और राज्यों के मध्य इसके वितरण को सक्षम बनाने का कार्य सौंपा गया है। अर्थात क्या है, जो वित्त आयोग है ऊर्ध्वाधर संतुलन भी बनाता है, वर्टिकल, जिस प्रकार केंद्र और राज्यों के बीच में कितना बंटवारा होगा। जैसे अभी 15 वित्त आयोग में 15 वित्त आयोग चला है, इसके तहत क्या हुआ है, 41 राज्यों को प्रदान किया जाएगा और 59 सेंटर रखेगा, जिसमें से 1% जम्मू कश्मीर के लिए अलग से सुनिश्चित किया गया है। और इसी प्रकार राज्यों के बीच में जो असंतुलन है, जिस प्रकार बिहार कम विकसित राज्य है और पंजाब अधिक विकसित राज्य है, तो इनके बीच में संतुलन के लिए क्या करेगा वित्त आयोग, इस बिहार को ज़्यादा धन आवंटित करेगा और अपेक्षाकृत पंजाब को कम आवंटित करेगा, ताकि जो राज्यों के बीच में असंतुलन है उसको कम किया जा सके। वित्त आयोग की संरचना अगर हम देखें क्या होता है, वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं और जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। हालांकि संविधान द्वारा संसद को इन सदस्यों की योग्यता और चयन प्रक्रिया को निर्धारित करने हेतु अधिकृत किया है। अर्थात संसद इस प्रक्रिया को, योग्यता को भी चेंज कर सकती है और चयन प्रक्रिया को भी चेंज कर सकती है। अगर अध्यक्ष का चुनाव करते हैं तो अध्यक्ष कैसा व्यक्ति होना चाहिए, सार्वजनिक मामलों का अनुभवी व्यक्ति होना चाहिए, न कि उसको वित्त आयोग के बारे में ज़्यादा ज्ञान होने की कोई भी लिमिटेशन नहीं रखी है, कोई प्रावधान नहीं रखा गया। और जो अन्य 4 सदस्य हैं उनके लिए क्या क्या प्रावधान है, किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या इस पद के लिए योग्य व्यक्ति होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति जो भारत के लेखों और वित्त मामलों का विशेष ज्ञान रखता हो। नेक्स्ट हमारा, ऐसा व्यक्ति जिसे प्रशासन और वित्तीय मामलों का व्यापक अनुभव हो। ऐसा व्यक्ति जो अर्थशास्त्र को विशेष ज्ञाता हो। मतलब ये सदस्यों की योग्यताएं हैं, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त हो या नियुक्त होने की योग्यता रखता हो, जिसको भारत के लेखा और वित्त मामलों का ज्ञान हो और प्रशासन वित्त मामलों का व्यापक अनुभव हो और अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञान हो। वित्त आयोग के कार्य अगर हम देखें तो वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक संघवाद की भावना को भी बढ़ावा देता है और जो राज्यों के बीच में और केंद्र और राज्य के बीच में भी एक सहयोग की भावना उत्पन्न करता है। जैसा कि अनुच्छेद 283 में उल्लिखित है कि वित्त आयोग द्वारा वित्त आयोग द्वारा भारत के राष्ट्रपति को निम्नलिखित संबंध में अनुशंसा की जाती है। क्या अनुशंसा की जाती है, संघ और राज्यों के बीच में शुद्ध प्राप्ति का वितरण और राज्यों के मध्य इन प्राप्तियों का आवंटन। नेक्स्ट प्रावधान क्या है, वित्त आयोग, नेक्स्ट प्रावधान क्या है, भारत की संचित निधि में से राज्यों को दिए जाने वाले राजस्व कौन, भारत की संचित निधि में से राज्यों को दिए जाने वाले राजस्व संबंधी सहायता अनुदान, अर्थात भारत की जो संचित निधि है उसमें से राज्यों को आवश्यकता अनुसार कितना सहायता अनुदान दिया जाएगा, इसका प्रावधान भी वित्त आयोग करता है। राज्यों में पंचायतों और नगर पालिकाओं के संसाधनों की अनुपूर्ति के लिए राज्यों की संचित निधि के संवर्धन के लिए भी ये क्या करता है, आवश्यक उपाय करता है। और राष्ट्रपति द्वारा आयोग को सुदृढ़ वित्त के लिए अन्य विषय भी दिए जा सकते हैं। क्या दिए जा सकते हैं अन्य विषय, कोई भी राष्ट्रपति है वो वित्त आयोग को अन्य विषय सौंप सकता है।
नेक्स्ट हमारा अगर हम देखें तो वित्त आयोग वित्तीय संघवाद को सुदृढ़ करने और सार्वजनिक सार्वजनिक व्यवस्था सार्वजनिक व्यय की गुणवत्ता में सुधार करने हेतु एक महत्वपूर्ण संस्थान है। अब तक 15 वित्त आयोग का गठन हो चुका है और 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? NK सिंह है। इसकी अध्यक्षता 2017 में गठित किया गया था। इसकी अध्यक्षता में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्देशिका संविधान के उद्देशिका मतलब प्रस्तावना संविधान के अनेक प्रावधानों में निहित सामान्य उद्देश्यों को अभिव्यक्त करती है। संविधान निर्माताओं की सोच को समझने की कुंजी है। व्याख्या कीजिए। साथ ही उद्देशिका की संशोधनीयता पर भी टिप्पणी कीजिए। देखो इसमें हम पहले क्वेश्चन को ब्रेक करते हैं। पहला है उद्देशिका के बारे में हमको कुछ 20-30 वर्ड में लिखना होगा। उद्देशिका के बारे में लिखना है। फिर इसके बाद क्या कहा है? संविधान उद्देशिका संविधान के अनेक प्रावधानों में निहित सामान्य उद्देश्यों को अभिव्यक्त करती है। कि जो उद्देशिका है संविधान के कौन कौन से उद्देश्यों को अभिव्यक्त करती है। नेक्स्ट पार्ट हमारा संविधान निर्माताओं की सोच को समझने की कुंजी है, अर्थात जो संविधान निर्माताओं का दर्शन है उसको भी इसको ये अभिव्यक्त करती है, इसके बारे में बताता है। इसकी व्याख्या करनी हमको डिस्कस करना है। साथ ही उद्देशिकाओं की संशोधनीयता कि उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, और इसका जो इतिहास है आज तक कितनी बार उद्देशिका में संशोधन किया है उसके ऊपर टिप्पणी लिखनी है। अगर हम पढ़ते हैं गहराई से तो देखते हैं उद्देशिका संविधान का एक प्रारंभिक दस्तावेज है। क्या है? लिखित दस्तावेज है जो प्राधिकार के स्रोत, भारतीय राज्य की प्रकृति, संविधान के उद्देश्यों और संविधान के अंगीकार की स्थिति को अभिव्यक्त करती है। और इसमें मूलभूत दर्शन, मौलिक मूल्यों की अभिव्यक्त किया गया है तथा इसमें संविधान सभा के महानतम और आदर्शवादी दृष्टिकोण निहित है। देखो अगर हम देखें एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें संविधान की मूल भावना को प्रस्तुत किया गया है, जिस प्रकार मौलिक अधिकार हैं और देश की सुरक्षा अखंडता के प्रति समर्पित भावना है, इसको व्यक्त करना क्या है? जो संविधान निर्माता है उनके जो मौलिक दर्शन है उसकी अभिव्यक्ति है। उद्देशिका संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने हेतु एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह दर्शाती है कि इसके निर्माताओं का मुख्य उद्देश्य प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना करना। देखो ये क्वेश्चन अभी यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 में भी आया हुआ है कि भारतीय प्रस्तावना में भारतीय जो गणतंत्र है उसकी प्रकृति कैसी है। ऑप्शन में क्या दिया हुआ था? एक तरफ दिया था प्रभुत्व संपन्न गणराज्य, दूसरा ऑप्शन था लोकतांत्रिक गणराज्य, तीसरा ऑप्शन था इसको कंप्लीट बनाकर दे दिया प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। इसका मतलब क्या है? जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है उन्हीं से ही मतलब आज के टाइम में प्रीलिम्स यूपीएससी में बेसिक नॉलेज के ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, कंसेप्चुअल आते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन कम आते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? न्याय, समानता, स्वतंत्रता के आधार पर एक न्यायपूर्ण सामाजिक आर्थिक व्यवस्था के लक्ष्यों को साकार करना। उद्देशिका प्रस्तावना के अनेक प्रावधानों में निहित सामान्य उद्देश्यों को अभिव्यक्त करती है। कौन कौन से उद्देश्यों को अभिव्यक्त करती है? जिस प्रकार न्याय का उद्देश्य है कैसा न्याय? सामाजिक आर्थिक न्याय, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय। दूसरा स्वतंत्रता, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है, जिसमें अनुच्छेद 19 के तहत वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और 25 और 28 के बीच जो अनुच्छेद है उसमें अल्पसंख्यक सहित सभी को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। नेक्स्ट हमारा समता का अधिकार, प्रतिष्ठा और अवसर की समता ये करते हैं। और जैसे 14 से 18 क्या करता है? हमारा समता का अधिकार है। और 15 से 22 19 से 22 हमारा स्वतंत्रता अधिकार है। और 25 से 28 हमारी धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार है। और 29-30 हमारे अल्पसंख्यकों की संस्कृति और उनके संरक्षण का अधिकार है। और नेक्स्ट हमारा क्या है? अनुच्छेद 39 में क्या कहा है? जीविका के पर्याप्त साधन और समान कार्य के लिए समान वेतन को सुनिश्चित करने का प्रावधान राज्य का कर्तव्य है। अनुच्छेद 325 और अनुच्छेद 326 में क्या दिया हुआ है? एक व्यक्ति को सार्वभौमिक मताधिकार दिया है। अगर जो व्यक्ति 18 साल या 18 साल से अधिक आयु का है उसको सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अधिकार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट हमारा बंधुता, सभी व्यक्तियों की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता का भावना को प्रोत्साहित करने का प्रावधान किया गया है। हमारा नेक्स्ट है एकल नागरिकता के एक तंत्र के माध्यम से बंधुता की भावना को प्रोत्साहित करती है। भारत के सभी लोगों में सौहार्द भ्रातृत्व की भावना को विकसित करने का कार्य भारतीय प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। ये भावना
भारत की प्रस्तावना में है। चूँकि उद्देशिका हमारे संविधान की कुंजी है, इसलिए इसमें संशोधन करने के संबंध में प्रश्न उठाए गए, क्योंकि संविधान का एक आदर्श रूप है, संविधान का एक दर्शन है, इसके लिए एक इसमें संशोधन करने की बात चली है। और इसमें 1973 का एक केस वन जो वेरी इंपॉर्टेंट केस है, इसमें संविधान के बारे में बताया कि संसद उद्देशिका संविधान का एक भाग है, इसके कारण इसको 368 अनुच्छेद के तहत संशोधन किया जा सकता है। और इससे पूर्व बेरुबुरी एक वाद हो रहा था, बेरुबारी संघवाद, इसमें मना कर दिया था कि संविधान के जो प्रस्ताविका है, उद्देशिका है, जो प्रस्तावना उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। और संविधान उद्देशिका में प्रस्तावना में आज तक केवल एक बार ही संशोधन हुआ है, 42वें संविधान संशोधन 1976, जिसको मिनी संविधान भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें आपातकाल के दौरान प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अत्यधिक संशोधन कर दिया था, जो कि केंद्र सरकार को मजबूत बनाती थी। और इसी उद्देशिका के तहत समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा था। और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 में आया था। क्या आया था कि इस प्रस्तावना की मूल प्रस्तावना मतलब संशोधन से पहले पंथ निरपेक्षता शब्द था या नहीं था। तो इसका राइट आंसर आएगा, क्योंकि मूल प्रस्तावना में ये पंथ निरपेक्ष शब्द नहीं था, भावना जरूर थी लेकिन ये शब्द नहीं था। इसको 1976 में ही जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है समनुसंगता के सिद्धांत, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडायरिटी के बारे में हमको बताना है, इसके महत्व के ऊपर चर्चा करनी है। और चर्चा कीजिए कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम इसे प्राप्त करने हेतु किस प्रकार सहायता करता है। देखो, ये क्वेश्चन टिपिकल है। अगर आपको इसका अर्थ नहीं पता, समनुसंगता क्या होती है यानी सब्सिडेरिटी क्या होती है, तो आप क्वेश्चन का आंसर नहीं लिख सकते। लेकिन अगर आप कॉमन सेंस यूज करें, देखो समसुनिंगता यानी सब्सिडेरिटी होता है मतलब किसी का उपपार्ट, जिस प्रकार हम कह सकते हैं कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक में आर्थिक है, लेकिन उसके साथ साथ उसके सब पार्ट क्या है, स्वास्थ्य है, शिक्षा, इसी प्रकार कोई भी चीज़ है उसका एक प्रिंसिपल होता है सब्सिडेरिटी। इसका महत्व क्या है, लेकिन हम अगर क्वेश्चन की टोन को समझना चाहें, अगर ये सोचें, अगर ये क्वेश्चन यूपीएससी मेंस में आ जाता है, तो इसमें देखें 73वां संविधान संशोधन इसे प्राप्त करने हेतु किस प्रकार प्रयास कर सकता है। अगर हम गहराई से सोचें तो 73वां संविधान संशोधन क्यों आया था, ये आया था लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए। अब 73वां संविधान संशोधन इसको कैसे प्राप्त करेगा, इससे हम अर्थ निकाल सकते हैं कि समनुसंगता, अगर ये संविधान आया तो इसको प्राप्त किया जा सकता है। मतलब क्या है, इसको हमको विकेंद्रीकरण से ही जोड़ना है। अगर हम इसको एक देखें कि अगर इसका सामान्य अर्थ देखें कि जो कार्य स्थानीय स्तर पर किया जा सकता है उसको केंद्रीय स्तर पर नहीं लेना चाहिए। अर्थात जिस कार्य को निचला या स्थानीय स्तर कर सकता है, कुछ कुशलता पर कर सकता है, उस कार्य संचालन की जिम्मेदारी केंद्रीय प्राधिकरण को नहीं लेनी चाहिए। अगर हम देखते हैं समनुसंगता के सिद्धांत से आशय यह है कि एक केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा उन कार्य को संचालन नहीं किया जाना चाहिए जिन्हें निचले स्थानीय स्तर पर कुशलतापूर्वक किया जा सके। वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब जिसको स्थानीय ग्राम या शहरी नगरपालिका या नगर निगम के द्वारा किया जा सकता है, उसको राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा संचालित नहीं किया जाना चाहिए। इसका मतलब क्या है, ये लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की भावना को व्यक्त करता है, बल्कि उस प्राधिकरण द्वारा इन्हें समर्थन प्रदान करना चाहिए। अर्थात केंद्र और राज्य सरकारों को सहयोग की भावना के साथ इसका वो करना चाहिए। समाज समुदाय की गतिविधियों के साथ अपनी गतिविधियों के समन्वय हेतु सहायता प्रदान करनी चाहिए। यह निर्णय में नागरिकों की घनिष्ठ रूप से भागीदारी को सुनिश्चित करता है तथा इस तथ्य की निरंतर जांच की जाती है कि सामुदायिक स्तर पर की जाने वाली कार्रवाई राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संभावनाओं के संदर्भ में न्यायोचित है या नहीं है। इस सिद्धांत का क्या महत्व है, देखो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, लोकतांत्रिक सहभागिता को सुनिश्चित करता है, बेहतरीक और प्रशासनिक दक्षता आती है, क्योंकि अगर जो स्थानीय समुदाय है वो उस समुदाय की समस्या से ज़्यादा परिचित होता है, अगर उनको कार्य करने की आज़ादी दी जाती है तो वो उसको बेहतर प्रशासनिक और आर्थिक
दक्षता के साथ कार्य को संपन्न करेंगे। उत्तरदायित्वों का स्पष्ट निर्धारण, अगर उनको जिम्मेदारी दी जाती है तो उनको जवाबदेह भी ठहराया जा सकता है। बेहतर निर्णय और नीति निर्माण को प्रभावी बनाया जा सकता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं अनुषंगिकता का सिद्धांत विशेष वृद्ध भौगोलिक विस्तार और विभिन्न क्षेत्रों समुदायों की विविध आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। और इसके लिए सरकार ने क्या किया, 73वां और 74वां संविधान संशोधन लागू किया, जिसके तहत क्या हुआ, जो स्थानीय समुदाय हैं, जिस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों को की पंचायतों को 29 विषयों पर कार्य करने का छूट दी, और जो शहरी नगरीय निकाय हैं उनको भी कुछ विषयों पर छूट प्रदान दी। ग्राम सभा की स्थापना के माध्यम से समुदाय की व्यापक भागीदारी को सुनिश्चित किया गया। निधि के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया और कार्यवाही के प्रभावी हस्तांतरण का प्रावधान किया गया। राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना के माध्यम से स्थानीय सरकारी निकायों के लिए नियमित रूप से चुनाव के आयोजन को संवैधानिक रूप से अनिवार्य बनाता है। पंचायतों के चुनाव मामले में न्यायालय के हस्तक्षेप को रोकना, ये भी एक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देता है। केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश जैसे राज्य इसके बेहतर उदाहरण हैं, जो यह दर्शाते हैं कि 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1993 के माध्यम से समनुसिंगता के सिद्धांत की विशेषताओं को प्राप्त किया जा सकता है। अर्थात कहने का मतलब क्या है, जिस कार्य को स्थानीय स्तर पर कुशलतापूर्वक किया जा सकता है उसमें राज्य सरकार या केंद्र सरकार या केंद्र के अन्य प्राधिकरण या राज्य केंद्र प्राधिकरण का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। दोस्तों, अगर नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 5वें क्वेश्चन से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे मोटिवेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को वीडियो को शेयर करें। अगर आपका कोई सुझाव हो सुधार के लिए तो आप कमेंट में लिखें, और ताकि आप भी प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी में मेरे साथ सहभागी बने। धन्यवाद दोस्तों।